नमस्कार। न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां अभी से तेज है। सभी पार्टी अपनी-अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। फिर चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, एनडीए गठबंधन हो या फिर तीसरा मोर्चा जन स्वराज की पार्टी हो। सब अपने-अपने वादे और दावे कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि इन सब का फायदा आने वाले चुनाव में किसको होगा? तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, विनोद शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, रामपुकार सिन्हा जी, प्रवक्ता आरएलएम, अरुण नमस्कार। यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी, अमित विक्रम जी, प्रवक्ता जन स्वराज पार्टी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं रामपुकार सिन्हा जी से लेना चाहूंगी। रामपुकार सिन्हा जी, दरभंगा से पीएम मोदी के दरभंगा दौरे के बाद अब वो जमुई जाने वाले हैं। इन सब के बीच कहीं ना कहीं विपक्ष की टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। सभा जी देखिए, विपक्ष बिना मतलब के टेंशन में जी रहे हैं। बिहार में जो विकास की गंगा बह रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो बिहार के प्रति उनका जो प्रेम है वो देखने को दिखाई पड़ रहा है पूरे बिहार की जनता को, पूरे देश की जनता को। और इस पर अगर विपक्ष टेंशन में है तो टेंशन में जिए विपक्ष। विपक्ष के शासन काल को तो लोगों ने, बिहार की जनता ने देखा है ना। आज एनडीए गठबंधन की सरकार, देश में नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री है, बिहार में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी है। इनके साथ एनडीए गठबंधन में हमारे पार्टी के नेता माननीय सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी है, जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं। तो ये समझने की बात है कि बिहार में विकास की कितनी योजनाएं आ रही है केंद्र से। तो विपक्ष के लोगों तो देख ही रहे हैं ना। इसलिए विपक्ष के लोग सिर्फ टेंशन में जीते रहे। हम लोगों का काम है विकास करना। अभी कल ही दरभंगा में जो एम्स का शिलान्यास हुआ, यह दूसरा एम्स बिहार में बनने जा रहा है। खासकर उत्तर बिहार के लोगों को जो भी बीमारी होगा उस बीमारी का तो समुचित इलाज दरभंगा एम्स में होगा। अब तो पटना और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम लोगों का काम है, हमारे एनडीए गठबंधन सरकार का काम है हमेशा विकास करना, और हम लोग विकास के लिए समर्पित है। इसीलिए बहुत गर्व की बात है कि देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जितना विकास की योजनाएं और जितना बिहार में विकास का पैकेज दिए हैं, वो पैकेज को तो भाई देखकर जो लग रहा है। अभी हम लोग घूम रहे हैं पूरे बिहार में। अभी मैं समस्तीपुर जिला में हूं और यहाँ मैं देख रहा हूं जो रोड का कनेक्टिविटी, चारों तरफ किसी गली में कहीं जाइए रोड का जाल बिछा दिया गया है। इसलिए और अब जो परिस्थिति बन गई है, बिहार की जनता विकास करने वालों के साथ है। सिर्फ घोषणा करने वालों और क्या कहते हैं परिवारवाद की पार्टी में सिमटने वाले, और सिर्फ जो कुछ भी हो अपने परिवार में सिमट कर आ जाए, वैसे लोगों के साथ देने वाला बिहार की जनता नहीं है। बिहार की जनता इस बार विकास रूपी गंगा बहाने वालों के साथ है, और इसी का प्रतिफल है कि बार बिहार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं, और बिहार की जनता उन्हें जितना स्वागत सम्मान करती है ये देखने की बात है। इसलिए इंडिया अलायंस के लोग या विरोधी लोग हमेशा माने क्या कह सकते हैं, आप जो शब्द प्रयोग किए हैं कि टेंशन में है, विपक्ष की टेंशन बढ़ती जा रही है, तो टेंशन में रहे। हम लोगों का काम है विकास करना, और एनडीए गठबंधन की सरकार विकास की गंगा बहाती रहेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सभा जी ठीक है रामपुकार सिन्हा जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी अरुण यादव जी का। अरुण यादव जी, रामपुकार सिन्हा जी तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि बिहार की जनता एनडीए के साथ है। फिर आप लोगों का क्या प्लान है, क्या लगता है क्या बनेगा आप लोगों का? सभा जी, आप उनसे जो सवाल किए रामपुकार जी से, उसमें एक वर्ड आप मिस कर गए। विपक्ष टेंशन में नहीं है। विपक्ष को किस बात की टेंशन? विपक्ष के साथ तो आम आवाम है ही। टेंशन में तो त्राही त्राही कर रही है बिहार की जनता। बिहार वासी तनाव में जी रही है। पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और 17-18 साल से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार है। 10 साल से डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में 10 साल से अधिक होने चला है, 11 साल से
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है एनडीए की। जनता त्राहिमाम है। अभी हमारे मित्र विकास की बात कर रहे थे, घोषणा की बात कर रहे थे, परिवारवाद की बात कर रहे थे। सबसे पहले मैं घोषणा पर ही सवाल इनसे दागूंगा, इनका समय आए तो बताएं, क्या नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, देशवासियों को मिल गया क्या? महंगाई कम करने की बात कही थी 100 दिनों के अंदर, क्या महंगाई कम हो गई क्या? किसानों की आय 2 गुनी करने की बात कही थी, क्या किसानों की आय 2 गुनी हो गई क्या? विदेशों से काला धन लाने की बात कही थी और वही काला धन लाकर प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देने की बात कही थी, मिल गया क्या? बिहार की जनता से बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की बात कही थी, क्या मिल गया क्या? बंद पड़े उद्योग जो यहाँ हैं, चीनी फैक्ट्रियां, उसे चालू करने की बात कही थी नरेंद्र मोदी जी ने कि हम बंद पड़ी चीनी मिल खोलेंगे और उसी बंद पड़ी चीनी मिल की चाय पिएंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी पी लिए चाय क्या? अब जहां तक एम्स की बात है, और कौन नहीं जानता है, बिहार के लोग और देश भी जानता है। 17 माह का जो महागठबंधन की सरकार थी, उस सरकार में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम सह हेल्थ मिनिस्टर थे, और शोभना में आज जहां शिलान्यास करने गए प्रधानमंत्री जी, वह जमीन किसने सुझाया था, किनका कंसेप्ट था, और किनने एक 151 एकड़ जमीन मुहैया कराया था? किसने 2,500 करोड़ 250 करोड़ रुपया मिट्टी भराई के लिए आवंटित किया था? इतना करने के बावजूद भी यही केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां सहमति नहीं जता रहे थे, बोल रहे थे कि यहाँ जगह सुटेबल नहीं है, एम्स नहीं बन सकता है। वहीं आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने अपने बयानों में कह दिया एम्स चालू हो गया। तो अगर चालू हो गया पहले ही, तो शिलान्यास करने क्यों आए? इसके लिए तो बिहार की जनता और मिथिला की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जब वो जगह सुटेबल नहीं था, लगातार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बार बार आरजू बिन्नत कर रहे थे 17 माह के शासनकाल में कि खोलिए, सुटेबल जगह है, तो मुखी विकास होगा क्षेत्र का, राज्य का, राज्य की जनता को लाभ मिलेगा, मिथिला वासियों को। उस समय तो ये नकार रहे थे। फिर आज किस परिस्थिति में वही जो है कि शिलान्यास करने का काम किया? 4 से 5 साल लटकाने और झटकाने का क्यों काम किया? अब 3 साल में बनना है, यानी एक योजना इनकी 10 साल में पूरी होगी। तो बिहार की जनता सारी चीज जान चुकी है, इनका नीति क्या है, नियत क्या है, कहने की जरूरत नहीं है। और तेजस्वी यादव जी ने तो करके दिखाया है, जो कहा वो किया। 17 माह के सेवा काल में जो वचन उन्होंने लिया था, जो प्रण लिया था, 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। आज देखिए, मैं बोलूंगा, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष को, सत्ता पक्ष को आईना दिखाते हैं तो मिर्ची लगती है। नीति आयोग तो राष्ट्रीय जनता दल का आयोग नहीं है, नीति आयोग तो सरकार का ही है, केंद्र सरकार का है। नीति आयोग का रिपोर्ट देख ले, हमारा बिहार कहाँ है? नीति आयोग के रिपोर्ट ने खुलासा किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में, अपराध के क्षेत्र में। तो ये सिर्फ और सिर्फ कागजी और जुमलेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। आपराधिक घटनाएं बिहार में चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, बगैर चढ़ावा का कोई काम नहीं होता। ये मैं नहीं कहता, ये सरकार में बैठे मिनिस्टर कहते हैं। आप शराबबंदी का हाल देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर का हाल देख लीजिए, पुल पुलिया ताश के पत्ते के तरह ढह रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते थे कि हम 3C से समझौता किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए ना सभा जी, 3C से क्यों समझौता किए, उसके पीछे क्या मजबूरी है? क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से आज क्यों समझौता कर लिए? राज्य में क्राइम चरम पर है, करप्शन चरम पर है, सांप्रदायिक उन्माद लगातार ये लोग घूम घूम कर फैला रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये जवाब देना चाहिए। और बिहार की जनता कितनी त्राहिमाम है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पलायन। आपने तो देखा छठ पूजा में
पंजाब से हमारे बिहार वासी आए, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, ट्रेन में भर भर के भैर बकरी के तरह शौचालय में बैठकर, ये छिपा हुआ नहीं है क्या हालात है। जुमलाबाजी करने से काम नहीं चलेगा, मुद्दों की बात करें ना, सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बात करके कब तक आप बिहार करेंगे। ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी अमित जी का। अमित जी, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन तो अपने अपने वादे और दावे कर रहे हैं, सबका यही कहना है कि जनता तो उन पर भरोसा जताएगी। फिर क्या लगता है, आप लोग जो वादा कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, इतना जनता के बीच जा रहे हैं, सबका कुछ फायदा होगा? ये भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार का बहुत विकास किया। अगर बिहार का इतना विकास किया है तो छठ के बाद ट्रेनों में ठूस ठूस करके जो ये लोग जा रहे हैं बिहार से बाहर, ये क्यों जा रहे हैं? आखिर क्या ये विकास विरोधी लोग हैं जो बिहार के विकास को छोड़ करके दूसरे राज्य की ओर भाग रहे हैं, या इतना ज्यादा विकास हो गया है कि इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है इसलिए ट्रेन में भर कर यहाँ से भाग रहे हैं? टॉयलेट की सीटों पर बैठ करके बाहर से छठ मनाने के लिए आए, फिर उसी टॉयलेट में बैठ करके बाहर वापस जा रहे हैं। ये क्या विकास के डर से भाग गए हैं? बताते क्यों नहीं है आखिरकार? क्या इतना ज्यादा विकास हो गया कि लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा बिहार में? बिहार के युवाओं का विकास देखिए कितना किया इन्होंने। बिहार का युवा अगर एक सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री चाहता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बनारस यूनिवर्सिटी में जाके नाम लिखाता है बीए करने के लिए। इतना विकास इन लोगों ने कर दिया है बिहार का, यहाँ पे कोई छात्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना नहीं चाहता। इंजीनियरिंग कॉलेजेस के सीटें खाली रह जाती है, आधी सीटें बिहार में खाली रह जाती है। अब बिहार के बच्चे ट्रेनों में भर भर करके साउथ के राज्यों में एडमिशन लेते हैं। ये कौन सा विकास है? और हॉस्पिटल की बात करते हैं, हॉस्पिटल इन्होंने भागलपुर में बनवाया है एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और दरभंगा में भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है। हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग बना दीजिए, कमरे बना दीजिए, या उसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर अच्छे होने चाहिए इलाज के लिए? बिहार में प्रति 1 लाख की आबादी डॉक्टरों की संख्या पूरे देश में सबसे कम है। यहाँ पर आप जाइए, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव में खुले हैं वहां पर डॉक्टर नहीं आते। सदर अस्पताल हो चाहे अनुमंडल अस्पताल हो, वो केवल रेफर करने का जगह बन गया है। पीएमसीएच में इतनी भीड़ क्यों है, इसका जवाब ये लोग क्यों नहीं देते हैं? अनुमंडल अस्पताल और सदर अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है, कई कई विभाग में डॉक्टर नहीं, और वहां पर लैब नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। ये सब इन्होंने इतना ज्यादा विकास कर दिया है कि बिहार के मरीज विकास के डर से और डॉक्टरों की व्यवस्था के डर से दिल्ली जा रहे इलाज कराने। माननीय मुख्यमंत्री जी के आंख में खराबी आ गई थी तो दिल्ली का इलाज कराने के लिए राजद के जो महामहिम नेता हैं लालू जी, वो इलाज कराने के लिए अपने बेटे के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इलाज कराने के लिए सिंगापुर चले गए। तो इन लोगों ने तो इतना विकास कर दिया है, इतनी सुविधाएं दे दी जनता को कि जनता विकास के डर से भाग रही है बिहार से, और ट्रेनों में भर भर के भाग रही है। शौचालय में 4 लोग 5 लोग ठूस ठूस करके बिहार से भाग रहे हैं। इतना ज्यादा विकास कहीं हुआ है क्या? किसी और राज्य में इतना विकास देखा है आपने कि विकास इतना हो गया कि लोग डर के मारे राज्य छोड़ के भाग जा रहे हैं विकास के डर से? और इनसे पूछिए ना, ये लोग खुद हैं, इनसे पूछिए कि इनके बेटे पोते कहाँ हैं आज, किस राज्य में पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ शिक्षा दीक्षा हो रही है? भाजपा और राजद के विधायकों के बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? बिहार के किस यूनिवर्सिटी में पढ़ के डिग्री ले रहे हैं? बिहार के किस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं? पूछिए इन लोगों से। जब इतना विकास कर दिया है तो फिर पलायन क्यों है? यहाँ का युवा यहाँ से बाहर जाके पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए यहाँ से बाहर पलायन करने को मजबूर क्यों है? इन लोगों ने पिछले 4 दशकों में बिहार की जनता को, बिहार के युवाओं को, बिहार के छात्रों को केवल और केवल ठगा है। विकास क्या रहता, इस तरह से पलायन होता क्या यहाँ से? चलिए ठीक है, अमित जी सवाल ले लेते हैं विनोद जी से। विनोद जी, जिस तरह से अभी अरुण यादव जी ने इतने सारे आरोप लगाए और अमित जी ने भी
तो क्या लगता है इतने आरोपों के बाद जो जो गलतियां ये लोग गिनवा रहे हैं, इसके बाद जनता आप लोगों पे भरोसा करेगी? देखिए, जनता पहले भी हमारी सरकार पर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर, हमारे प्रधानमंत्री पर पहले भी करते रहेगी और आगे भी करते रहेगी। क्योंकि देखिए, ये लोग आरोप लगाने के कारखाना हैं। इन लोगों के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है, सच्चाई से बहुत दूर है और जनता को बरगलाना चाहते हैं। बिहार की जनता काफी प्रबुद्ध और सजग है, वो हर चीजों पर बारीकी से अध्ययन करती है, ध्यान रखती है। इन्हें शायद पता नहीं है कि बिहार में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारी सरकार ने खोला है। एक मोतिहारी में, गया में और कृषि विश्वविद्यालय सेंट्रल, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोला नालंदा में आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तो ये कह रहे हैं शिक्षा में लोग भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं भाई? हम गांव-गांव तक हर डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए तब बोलिएगा, सुनने की शक्ति रखिए, सुनने की रखिए, सुनने आपने मैंने नहीं कहा। हर कॉलेज, हर जिलों में हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, हर कॉलेज खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि बिहार के बच्चे जाए। यहाँ पर चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी खुला, या निफ्ट की शाखा खुला, यहाँ मेदांता जैसे हॉस्पिटल को मैंने पीपी मोड पर जगह दी जहां इलाज हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच बन रहा है। 2 एम्स खोले गए, दूसरा शुरू हो गया, प्रधानमंत्री ने शिलान्यास कर दिया। तो आपके आंख पर अगर टीन की पट्टी बंदी है तो मैं नहीं हटा सकता, लेकिन आप सच्चाई को स्वीकार किए कि बिहार बहुत आगे निकल चुका है आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के सहयोग से। भारत सरकार जो हमारी एनडीए की सरकार है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध है हमारे प्रधानमंत्री कि बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाना है और निश्चित रूप से बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है। बिहार ने हर स्थिति में प्रगति की है, हर स्तर पर प्रगति की है। आपको नजर नहीं आता है तो आपका दोष है, क्योंकि आपके नजर में ही दोष हो चुका है। आप सही चीज को नहीं मानने के लिए तैयार हैं। आप कभी भी सही चीज की बड़ाई नहीं कर सकते हैं, न कभी किसी को धन्यवाद दे सकते हैं। आप केवल आलोचना करना जानते हैं। आपके शासन काल में राजद और इंडिया गठबंधन के क्या हुआ है लोगों ने देखा है। आज बिहार छोड़ने की, बिहार छोड़ के सारे कल कारखाने बंद हो गए जिनको हमको ठीक करने में इतना समय लगा। आज 13 इथेनॉल मिल, पिछली सरकार में जब हमारे मंत्री शाहनवाज हुसैन जी थे, 13 इथेनॉल मिल हमने चालू करवाया और अभी प्रोसेस में है। हर स्तर पर रोजगार, भारत सरकार ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए लघु कुटीर उद्योगों के माध्यम से 40 से 60% सब्सिडी दे रही है, जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। आप एक व्यक्ति की, वो व्यक्ति 10-10, 20-20 लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा है। हमने नौकरियां भी दी है। हंसी आती है कि तेजस्वी यादव ने दे दिया नौकरी। अरे भाई, कहां से दे देंगे? उनके अधिकार क्षेत्र में नौकरी देना है क्या? आदरणीय मुख्यमंत्री की सहमति से ही कोई बहाली होती है और कोई विज्ञापन निकलता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को श्रेय जाता है। जो भी शिक्षक की बहाली हुई है, डॉक्टर की बहाली हुई है, नर्स की बहाली हुई है, किसान कृषि के क्षेत्र में बहाली हुई है, किसान सलाहकारों की, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है। और एक केवल झांसा देकर कहते हैं कि हमने कर दिया, तो कहने से नहीं होगा। बिहार की जनता आपके कारगुजारियों को जानती है। जब जब आपको मौका मिला, आपने पूरे बिहार को डॉक में खड़ा किया, पूरा बिहार को बेचने का काम किया है। अब बिहार की जनता आप पर कभी नहीं विश्वास करेगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े गड्ढे, आज पुल पुलिया की बात करते हैं, जितने बड़े पुल गिरे हैं तेजस्वी यादव के समय में उसके टेंडर हुए थे और तेजस्वी यादव ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था, वही पुल पुलिया गिरे हैं। तो निश्चित रूप से उस पर भी जांच हो रही है और समय आने पर उसका उद्भेदन होगा कि किसने इसमें गड़बड़ी की है, और कोई भी नहीं बचेगा। बालू हो चाहे शराब माफिया हो, इसमें कौन लोग शामिल हैं? पकड़े जाते हैं वही राजद से जुड़े हुए लोग, इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए लोग। जब ये पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि इनसे मेरा दूर दूर तक का रिलेशन नहीं है, जबकि सच्चाई है कि उनके कार्यकर्ता होते हैं और पूरी तरह से इनका साथ होता है। ठीक है विनोद जी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी के पास भी कुछ सवाल है। सौरभ जी। जी बिल्कुल, विनोद जी ने जो आरोप लगाया है, चाहे तेजस्वी यादव पर हो या आरजेडी पर हो, उसी का जवाब जो है वो अरुण जी से हम पहले लेना चाहेंगे, उसके बाद अपनी बात करेंगे। अरुण जी। देखिए सौरभ भाई, आप भी बिहार की राजनीति को, हर गतिविधि को अच्छी तरह जानते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुलेआम झूठ परोस रहे थे, खास करके पुल पुलिया को लेकर। पुल पुलिया जो दर्जनों से अधिक ध्वस्त हुआ है, भ्रष्टाचार के गंगा में
समाया है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चैनल पे मीडिया में आकर झूठ परोस देने से नहीं हो जाता है। इन लोगों के डीएनए में ही है झूठ, फरेब, अफवाह। आप लेकिन अरुण जी झूठ तो ये भी है ना कि अगर दरभंगा में एम्स का शिलान्यास होता है तो उसका भी क्रेडिट आप लोग लेने के लिए आ जाते हैं आगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सौरभ भाई, बहुत एकदम शालीन के साथ में अब बताना चाहूंगा, आप तो जानते ही हैं सारी बात को। क्या ये शोभन जगह का चयन किस व्यक्ति ने किया, किनका कंसेप्ट? तेजस्वी यादव जी का। क्या 100 उस समय हमारे नेता डिप्टी सीएम थे 17 माह के कार्यकाल में महागठबंधन सरकार में 151 झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का उसमें कोई श्रेय नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसका चयन किया था। सुनिए ना, आप सुनिए ना, सुन लीजिए। अरे झूठ क्यों बोलते हैं? इतना झूठ मत बोलिए, उतना ही झूठ बोलिए जो पच जाए। सुन लीजिए ना, अरे जवाब दीजिएगा। आप से पूछेंगे, सौरभ भाई पूछ रहे हैं। विनोद भाई हो गया है बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही हाल हो गया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, अरुण जी को बोलने दीजिए। हमें क्षमा नहीं करेंगे। झूठ परोसूंगा तो बिहार की जनता हमें माफ नहीं करेगी। सारा पब्लिक डोमेन में है, उसके लिए माफ कर रही है आपको जनता? कहाँ माफ कर रही है? ना, अरे सुन लीजिए विनोद जी, आप वरिष्ठ साथी हैं, कांग्रेस में लंबे अरसे तक रहे हैं। ये अलग बात है, लगातार अपना दल बदलते रहते हैं, वो अलग बात। लेकिन सुन लीजिए ना, सम्मान करते हैं, आप बहुत जानकार व्यक्ति हैं। अलग बात है उस बैनर तले हैं तो झूठ बोलने के लिए सीख गए। कल तक तो आप ही खंडन किया करते थे, कैसे? ऐसे नहीं चलेगा ना। आप ये तो बिहार की जनता जानती है। डिप्टी सीएम रहते हुए स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी थे। हमारे नेता ने तो सारा क्लियर किया, सारा पब्लिक डोमेन में है। केंद्र सरकार वहां उस जगह को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। 151 एकड़, क्या यह गलत है? तेजस्वी यादव जी हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए सरकार को सुपुर्द किया, यह गलत है? मिट्टी भराई के लिए 250 करोड़ से अधिक रुपया आवंटन किया, बता दीजिए। यह गलत है कि उस जगह बने शोभन में एम्स का निर्माण हो, उसके लिए महागठबंधन के लोगों ने संघर्ष नहीं किया, आंदोलन नहीं किया? केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी तो 5-6 साल लटका के रख दिया कि डीएमसीएच में ही बनेगा और शोभन उपयुक्त जगह नहीं है। और आज किस मजबूरी में हम धन्यवाद देते हैं, यह जीत महागठबंधन की है, तेजस्वी यादव जी की है। आखिरकार प्रधानमंत्री जी को सब बुद्धि हुई, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जो सुझाया था उसी पर मोहर लगाना पड़ा, वहीं जाकर शिलान्यास करना पड़ा। क्या यह सही बात नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था एम्स बन गया, इलाज शुरू हो गया? क्या इसके लिए कौन माफी मांगेंगे? इसके लिए कौन दोषी है? अगर आज शिलान्यास हो रहा है, 3 साल में पूरा बन के तैयार होना है सरकार के अनुसार, तो क्या 5 साल ऐसे कमा दिए, 3 साल ये 8-9 साल एक प्रोजेक्ट में? क्या यह बिहार और बिहार वासियों के साथ अन्याय नहीं है? क्या यह सवाल नहीं बनता है? तो इधर उधर की बात करने से क्या फायदा है? मूल मुद्दे की बात करिए ना, जो वास्तविकता है उसकी बात करिए ना। क्या 5 लाख सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने भी तो 19 लाख नौकरी बिहार सरकार में देने की बात कही थी। 10 महीने से एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी पार्टनर है, दे दीजिए ना। बताइए 10 महीने में कितनी वैकेंसी आती? क्या यह सत्य नहीं है? 4.5 लाख से अधिक जो नियोजित शिक्षक थे वो लगातार लाठी डंडा खाते थे। आज प्रवक्ता है धन्यवाद के, ये भी शिक्षक नेता थे। बताइए, सच्चाई नहीं है? एनडीए के लोग कहते थे भगवान आ जाएगा, राजकर्मी को दर्जा नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव जी के संकल्प में था और 17 माह के सेवा काल में राजकर्मी का दर्जा दिया, मानदेय 2 गुना करने का काम किया। कह दीजिए सारा का सारा झूठा है। अगर झूठा है तो आप ही बताइए ना। 17 साल 18 साल एनडीए की सरकार ने सरकारी नौकरियां। अरुण जी मुझे ये बताइए कि अगर प्रधानमंत्री का दौरा होता है बिहार, तो ये तो काफी अच्छी बात है। उनका दौरा का स्वागत करना चाहिए, प्रधानमंत्री का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जब वो आते हैं तो बिहार को कुछ दे कर जाते हैं। अगर वो जमुई आने वाले हैं तो ये अच्छी बात है, बिहार को ही कुछ मिलने वाला है।
नहीं बिल्कुल सौरभ भाई, वेलकम है, प्रधानमंत्री हम सबों के प्रधानमंत्री, और बिहार की जनता ने 14 से उन पर भरोसा किया है। 14 के लोकसभा में भी 32 सीट और 19 में भी 39 सीट और इस बार भी 24 में भी 30 सीट। तो आखिर चुनाव के वक्त ही क्यों, आखिर सिर्फ जुमलाबाजी करने के लिए ही क्यों? क्या 5 साल भूल जाएंगे? बगल में झारखंड में चुनाव है, 14 तारीख को यहाँ उपचुनाव था, उसी दौरान आएंगे, अपराध की बात करेंगे, जंगल राज की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, शिलान्यास की बात करेंगे, उसके बाद कान में तेल देकर क्यों सो जाते हैं? क्या ये सवाल नहीं बनता है क्या बिहार वासियों के लिए? बिहार वासियों, आपको ये लगता है अरुण जी, आपको ये लगता है कि झारखंड में चुनाव है तो उसको प्रभावित करने के लिए उनका जमुई दौरा है? अब बाकी जो 1200 करोड़ का जो शिलान्यास है उसका कोई महत्व नहीं है? शिलान्यास तो जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी मतलब बड़का झूठा पार्टी। शिलान्यास क्या चीज होता है? जुमलेबाजी, एक लाइन में कह देंगे अमित शाह जी के तरह, ये तो सारा जुमला था। अगर इनको बिहार और बिहार वासियों से थोड़ा सा भी लगाव है तो उसके पहले क्यों नहीं आते हैं? उसके पहले शिलान्यास क्यों नहीं करते? आखिर चुनाव के ही वक्त क्यों? इर्द गिर्द चुनाव हो या कोई राजनीतिक, लेकिन चुनाव तो झारखंड में है ना अरुण जी। अरे 14 तारीख, और वो तो बिहार आ रहा है, तो बगल में बांका है 20 तारीख को, वहाँ ये है, ये गोड्डा है, कई जगह तो है, बॉर्डर एरिया में है ना। तो कुछ ना कुछ उनका पर्सनल हित रहता है, जनहित से कोई मतलब नहीं है। अगर जनहित से मतलब रहती तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता, जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करते। बंद पड़ी चीनी मिल, कब चाय पीने आएंगे? क्या शुगर हो गया क्या प्रधानमंत्री जी? आप बताइए सौरभ जी, कब चाय पीने आएंगे? विनोद जी, तो बहुत सारा सवाल है। बहुत हंसी अरुण भाई के बातों पर बहुत हंसी आ रही है और बिहार की जनता भी हंस रही है। शुगर मिल किसने बंद करवाया बिहार का? सारे शुगर मिल राजद शासनकाल में पलायन हुए भागे हैं। सारे कल कारखाने बिहार के बंद हुए हैं। अरे भाई थोड़ा शर्म कीजिए ये बात बोलते हुए। हमने कल कारखाने शुरू किए हैं, हमने कहा ना कि 13 इथेनॉल मिल विनोद जी एक मिनट। अरुण जी, आप ये आपने कहा कि हम मान गए, तो ये मान रहे हैं जो विनोद जी का आरोप है कि आरजेडी ने बंद कराया चीनी मिल बिहार के? बिल्कुल नहीं। अगर ये लोग इस तरह की बात करते हैं तो 20 साल से खोलने की बात कर रहे हैं। चीनी मिल से, उसी चीनी मिल से चीनी की चाय पीने की बात कर रहे हैं। मैं तो यहाँ है, हम तो यह सवाल उठा रहे हैं, तो इधर उधर की ये बात क्या करते हैं? इनको तो करना है ना, ये शासन में, यहाँ ये है, इनको करना, ये कह के गए 13 इथेनॉल मिल जिसमें चीनी उत्पादन भी होगा, इथेनॉल भी बनेगा। अरे भैया वो कब प्रधानमंत्री जी, मेरा सवाल है, क्या वही ना बोले थे, खुद ना बोले थे सौरभ जी? समझा दीजिए, इन्हीं से जवाब। अरे भाई तो शुरू हो गया ना, कब जानकारी ले लीजिए ना। 13 इथेनॉल मिल में चीनी उत्पादन भी होगा, इथेनॉल ही नहीं होगा। अब लीजिए चीनी। अरुण जी हमको ये समझा दीजिए कि कोरोना काल में आपके नेता दिल्ली लापता हो जाते हैं, जब विधानसभा सत्र चलता है तो विदेश घूमने लगते हैं, जब आपके गठबंधन का प्रदर्शन होता है तो लापता हो जाते हैं। बिहार में रहते कब है तेजस्वी जी? जो बिहार के लिए उनको दर्द होगा, बिहार के लिए कोई सोच होगा। देखिए सत्ता का दर्द है आपको, मैं समझता हूँ सत्ता का दर्द है, लेकिन बिहार जनता आपको जान चुकी है। बिहार की जनता अब सत्ता में नहीं आने वाले हैं। अभी कुछ काम कीजिए, बिहार की जनता के लिए सोचिए, अच्छे कार्यों की सराहना करना सीखिए। हमारी सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो अच्छे काम किए हैं, दिल पर हाथ रख के सराहना कीजिए, तब बिहार की जनता आपके बारे में सोचेगी। क्योंकि आप लगातार झूठ बोल रहे हैं, आप अपने नेता से पूछिए पता हो जाते हैं समय पर। विनोद जी मुझे भी 2 मिनट का समय दे। अरुण जी 2 मिनट शांत हो। अरुण जी 2 मिनट शांत हो जाइए। अमित जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि कल चूंकि बिहार में 4 विधानसभा में उपचुनाव था, संपन्न हो गया, शांतिपूर्वक संपन्न हो गया, और मुझे लगता है कि 2025 के पहले सभी लोग, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या बिहार की जनता,
इसे एक सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है। तो बताएंगे आपकी पार्टी का स्कोर क्या रहेगा इस सेमीफाइनल मैच? देखिए, जो उपचुनाव थे हमारे लिए एक अवसर था अपने मुद्दों को जनता के बीच ले जाने का, अपनी विचारधारा को, अपने विकासवाद की रणनीति को जनता के बीच उतारने, और ये हमने बखूबी किया। और जनता ने भी इस बात से कनेक्ट किया कि बिहार में अब जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति नहीं चाहिए, बिहार में अब विकासवाद की राजनीति चाहिए। और इसका हमें जनता से भरपूर सहयोग समर्थन भी मिला है, जिसका फायदा हमें आने वाले चुनाव के जो परिणाम है उसमें देखने को मिलेगा। सभी चारों सीटों पर हमने बहुत ही मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं वहाँ के सभी उम्मीदवारों को, और मेरा पूरा भरोसा है कि हम चारों सीटों पर अच्छे खासे मतों से जीत रहे हैं, क्योंकि जनता ने परिवारवाद को नकारा है, जातिवाद की राजनीति को नकारा है। और ये जो पुराने स्थापित दल है बिहार में, वो जिस तरह से जनता को बरगलाने की राजनीति करते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण की राजनीति करते हैं, इसको भी जनता ने नकारा। आप अभी देखिए ना, एक पार्टी है जिसके शासन काल में चीनी मिल बंद हो, दूसरी पार्टी है जो 20 सालों में चीनी मिलें खुलवा नहीं सकती। दोनों एक दूसरे पर फुटबॉल की तरह ब्लेम गेम खेल रहे हैं। ये कह रहे उसका दोष है, वो कह रहे उसका दोष है, कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इसको अब जनता भली भांति समझ रही है, और हमने इस बात को जनता के घर पर चर्चा करके पहुंचाया है कि बिहार के दोनों गठबंधन जो है केवल और केवल एक दूसरे से डराने, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में मशगूल है। इनके पास विकास का कोई विजन नहीं है। बिहार को आगे कैसे ले जाना है? क्या बिहार में एक एम्स खोल देने से विकास हो जाएगा? क्या बिहार में 1, 2, 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय खोल देने से विकास हो जाएगा? क्या बिहार का विकास तब होगा जब बिहार के सभी सदर अस्पतालों में, अनुमंडल अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर हो, नर्स हो, उपकरण हो, लैब हो, और बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई हो, सभी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो। ये हमारा उद्देश्य और ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सर्टेन एग्जाम्पल देते हैं कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला, एक हॉस्पिटल खुला। अरे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक हॉस्पिटल खोल देने से बिहार की कितनी आबादी को उससे राहत मिलेगी? हम तो बिहार के हर अनुमंडल में, हर जिले में विश्व स्तरीय अस्पताल खोलने की बात करते हैं, विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में, दोनों गठबंधनों ने अपने अपने शासनकाल में शिक्षा और रोजगार को बिल्कुल नकारा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि लालू जी ने अपने शासनकाल में गरीबों मित्रों की आवाज को मजबूती दी, और ये भी मानने में कोई गुरेज नहीं है कि जिन्हें अपने शुरुआती कार्यकाल में सड़कों पर ध्यान दिया। लेकिन उसके बाद क्या, पिछले 15 साल से केवल सड़कें बनाने के नाम पर तो नहीं दिया जा सकता है। यहाँ की जनता को रोजगार चाहिए था, यहाँ की जनता को अच्छा स्वास्थ्य सेवा चाहिए था, वो सब देने में माननीय मुख्यमंत्री जी असफल रहे हैं, और जनता इसे त्रस्त है। और हमने इन बातों को जनता के बीच जब रखा, उनका भरपूर समर्थन हमें मिला। गांव गांव, घर घर में लोग एक ही बात करते हैं, अब बिहार को एक नया विकल्प चाहिए, अब बिहार में कैसा नेता चाहिए, कैसी पार्टी चाहिए जो विकास के नए आयाम बन सके, बिहार को विकसित राज्यों को श्रेणी में ले जा सके। इन दोनों गठबंधनों ने पिछले 40 वर्षों में तो बिहार को विकास के सभी सूचकांकों में सबसे निचले पायदान पर पहुंचा दिया। नीति आयोग की रिपोर्ट का भी उल्लेख कर रहे थे, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट के साथ साथ राजद प्रवक्ता महोदय को यह भी बताना चाहिए था कि जब राजद की सरकार यहाँ थी, उस समय बिहार की क्या स्थिति थी? उस समय भी यही दुर्दशा थी, आज भी यही दुर्दशा है। तो दोनों गठबंधन बिहार को विकास देने में, बिहार को अच्छी शिक्षा देने में, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देने में असफल रहे हैं। और भाजपा के प्रवक्ता महोदय क्या कर रहे हैं, सर्टेन एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल, भाई यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल खोल देने से विकास संभव नहीं है, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं है। बिहार की जनता को सर्वांगीण विकास चाहिए, बिहार के घर घर तक हमें विकास पहुंचाना है, और वो विकास तभी पहुंचेगा जब यहाँ की जनता की आकांक्षाओं को यहाँ के नेता समझेंगे। यहाँ के नेता तो अपने परिवार वालों को सेट करने में लगे हुए हैं। भाजपा आरोप लगा रही है राजद पर, ये परिवारवाद करते हैं। इससे पूछिए कि इन्होंने तरारी में किसको टिकट दिया, तरारी में क्या इन्होंने परिवारवाद नहीं किया? क्या इनके नेता सम्राट चौधरी परिवारवाद का उदाहरण नहीं है? क्या इनकी नेत्री श्रेष्ठ सिंह परिवारवाद का उदाहरण नहीं है?
इनके यहाँ तो एक परिवारवाद के उदाहरण बड़े पड़े हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। तो ये जो फुटबॉल वाली रणनीति है इन दोनों गठबंधनों की, वो जनता सिरे से नकार रही है और चारों चुनाव में हम शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और भारी मतों से हम जीत रहे हैं। चलिए रामपुकार सिन्हा जी बता दीजिए स्कोर क्या रहेगा, क्योंकि अगर पिछले बार की अगर बात करें 2020 की बात करें तो 3-1 का स्कोर था, यानी 1 पर एनडीए और 3 पर इंडिया गठबंधन। सौरभ भाई अभी मैं सुन रहा था अमित जी की बात को, अमित जी को शायद बिहार में विश्वविद्यालय नहीं दिखाई पड़ रहा है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बना वो दिखाई नहीं पड़ा। हमारे विनोद भाई बतला रहे थे, उनको दिखाई पड़ेगा, गांधी की तस्वीर लगाएंगे और शराब खुली बेचने की ये मांग करेंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम खुलेआम शराब बेचेंगे, यही इनको विकास मॉडल दिखाई पड़ता है। अरे आइडियोलॉजी बदलिए। आज बिहार की जरा सुनिए अमित जी जरा सुनिए, आप बोल रहे थे कुछ तमाम बातों को मैं सुना हूँ, जरा सुनिए, सच बात पूरा करवा लगती है। आप गांधी की तस्वीर लगाकर जन सुराज पार्टी में आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं। आप पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, आपके पार्टी के नेता पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए कि आप कहते हैं कि बिहार में खुलेआम शराब बेचने देंगे। रामपुकार जी मुद्दे मैं इनको बता रहा हूँ, आप समझिए बिहार की जनता वैसे लोगों को इस उपचुनाव में सौरभ भाई नकार चुका है, जिन्होंने खुलेआम शराब बिक्री का बात कहा है, जिन्होंने खुलेआम कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शराब बेचने का काम करवाएंगे। देखिए बिहार की जनता शराब के पक्ष में कभी नहीं है। अगर बिहार के विकास मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अगर 2016 में शराबबंदी की है तो इसका एक असर पड़ा है और आज हमारा समाज, हमारे देश का नौजवान, हमारा बिहार का नौजवान विकसित हो रहा है। हमारी घर की माँ बहनें एक अमन चैन में जीवन जी रही है। इसलिए कभी भी हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार बेचने और बिचवाने के पक्ष में नहीं है। वैसे लोगों को उपचुनाव में बिहार की जनता किस स्थान पर भेज रही है, सौरभ भाई जरा देख लीजिएगा। 23 तारीख को काउंटिंग होने वाला है, 23 तारीख को इन लोगों का पूरा जन सुधार का पता लग जाएगा। इनको केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं चाहिए। रीगा शुगर मिल, सीतामढ़ी जिला में रीगा शुगर मिल अभी चालू होने जा रहा है। क्षेत्र का उत्तर बिहार का किसान अपना गन्ना को चीनी मिल में बेचेंगे, इनको पसंद नहीं है। रामपुकार जी अमित जी शांत हो जाइए, अमित जी शांत हो जाइए। अरुण जी ये मुझे बताइए कि सबसे बड़ी साख जो है वो तो इंडिया गठबंधन का है। अगर 4 जगहों पर उपचुनाव हुआ है, 3 सीटें आप लोगों के खाते में थी, तो वो बचेगी इस बार जो 23 तारीख को नतीजे आएंगे। देखिए सौरभ भाई, अभी तीनों प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये लोग एक ही थैले के सब चट्टे बट्टे, और निश्चित रूप से एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि बिहार में अब भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे और मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीतिक रोटी कोई सेकना चाहेगा तो नहीं सेकाने वाले। या तो तय 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही हो गया, जब तेजस्वी यादव जी ने नई लकीर खींची तो सारे लोगों की अब दुकानदारी बंद होने वाली है। जहां तक 4 सीट की बात आप कर रहे हैं, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट को भी अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे लड़ी थी और 3 नंबर पे रही थी। और उसके बाद बेलागंज कितने मार्जिन से हम जीते थे कहने की जरूरत नहीं है, हम जीते इमामगंज हार गए। इस बार हम चारों का चारों सीट जीत रहे हैं सौरभ भाई। तेजस्वी यादव जी की तेज लहर में कहीं कोई नहीं है एनडीए का अता पता। 23 तारीख को हम लोग इसी चैनल पर रहेंगे, राष्ट्रीय चैनल न्यूज़ 24 रहेंगे हम लोग 23 तारीख को बिल्कुल बैठेंगे। 2020 में भी ये लोग कहीं नहीं, और लोकसभा के चुनाव का भी रिजल्ट अगर देखेंगे इस विधानसभा क्षेत्रों का तो मतदाता मालिक महागठबंधन को ही बढ़त बनाई, तो इसलिए 23 का इंतजार कर लीजिए, ये लोग कहीं नहीं। ठीक है अरुण जी, तो सबसे बड़ी बात है 23 का इंतजार कर लीजिए। निश्चित तौर पर अगर हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव 2025
को लेकर। लेकिन उससे पहले मुझे या मैं आपको और हमारे दर्शकों के सामने हमें बात करनी पड़ेगी बाय इलेक्शन को लेकर। 4 जगहों पर 4 विधानसभा सीटों पर बाय इलेक्शन हो चुका है। नतीजे का इंतजार है कि नतीजे क्या होने वाले हैं, क्योंकि कल के उपचुनाव में 2-3 बातें काफी अहम दिखाई दी, जो सभी को पता होगा। एक वोटिंग परसेंटेज जो था वो काफी गिरा, यानी अगर आप चारों जगहों पर देखेंगे तो 5 से 10% वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम हुआ है। दूसरी बात ये थी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो उत्साह लोगों के बीच नजर आती थी, वो उत्साह कल कहीं दिखाई नहीं दी। चारों विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं। और तीसरी बात यह स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर फैक्टर जो है वो कल कहीं ना कहीं दिख रहा था, लेकिन वो कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा ये नतीजे तय करेंगे। ये तो तय है कि प्रशांत किशोर जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, या उनकी पार्टी के जो नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे, या अभी भी जो उनके प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि चारों सीट जो है वो हम जीतने वाले हैं, तो ये मुझे कहीं से भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये जरूर बात है कि सेंधमारी जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी ने लगानी शुरू कर दी, और निश्चित रूप से इस बाय इलेक्शन को सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि सेमीफाइनल में जीत किसकी होती है, और उसके बाद हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं नतीजे के बाद कि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने। नमस्कार सभी लोगों को। दरअसल अगर बात करें 25 के चुनाव की, तो 25 के चुनाव में क्या होने वाला है ये कहीं ना कहीं उपचुनाव के नतीजे पर भी निर्भर करता है, क्योंकि इस उपचुनाव को 25 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। हालांकि सब अपने अपने वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, अपनी अपनी रणनीति में भी लगे हुए हैं, चुनावी बिसात अभी से बिछाने में लगे हुए हैं, लेकिन किसकी मेहनत कितनी रंग लाती है ये तो वक्त ही बताए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।